सभी सखियों को राजुल का नमस्कार। और हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं प्यारी बुआ। बुआ नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है। बुआ आई तो बाहर आई। बुआ के आने से तो राजुल का चेहरा एकदम खिल गया। बुआ आई, बाहर आई। और ये तो है कि राजुल जो है वो बड़ों का बड़े प्यार से सम्मान करती हैं, बड़ा ख्याल रखती हैं, तो जाहिर है कि बुआ आई हैं तो स्वागत तो करेंगी। हाँ सही में बुआ। और बताइए कैसी हैं आप? हम तो हमेशा से अच्छे थे। ये तो वर्ड फेमस है ना कि हम अच्छे हैं। बताओ, ये कोई पूछने की बात हुई भला? बुआ हमेशा अच्छी रहती हैं, और जब भी कभी कोई मुंह लटकाए हुए दिखता है या कहीं कोई जरा सा भी हिम्मत हारता हुआ दिखता है या जल्दबाजी करता हुआ दिखता है तो बुआ उसको भी अच्छा कर देती हैं। भाई ये तो बहुत ज़रूरी है ना कि अगर जल्दबाजी में हो या कुछ हो तो धैर्य से अगर काम लिया जाए तो काम तो बहुत आसान हो जाता है ना। कोई नई बात तो है नहीं। तो आज इसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं, धैर्य के बारे में। बिल्कुल करेंगे बात। और वहीं हम बात करेंगे कि अंदाज़े खरबूजा और तरबूज। आहा, क्या बात है। और बच्चों के कपड़ों का चयन कैसे किया जाए, ये भी हम बातें करेंगे। और साथ ही साथ आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, उनको अपने सभी जितनी उनकी रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं को देखते हुए उनके समग्र साहित्य के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, ऐसी रचनाकार कृष्णा सोबती के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। और आज दिन है वीरांगना का, तो हम रानी चेलू नचियार की बात कर लेते हैं। वेलू नचियार की बात तो बहुत बहादुर रानी थी ये। बहादुर रानी भी लगा रही हो, और भाई कैसे कहा जाए कि वीरांगना, तो ये तो बड़ी क्या कहना चाहिए, विरोधाभासी चीज है ना। मैं समझ रही हूँ, मतलब वीरांगना भी हैं और जैसे जिसको कहते हैं ना, वीरांगना होने के साथ साथ बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की भी स्त्री थी वो। क्या बात है भाई। जिन वीरांगना के बारे में हम बताने जा रहे हैं उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का बहुत बहादुरी से सामना किया है ना राजुल। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने अद्भुत योगदान की गाथा लिखने वाली ये वीरांगना हैं रानी वेलू नचियार। ये 7वीं शताब्दी के समय की बात है। उस समय का भारत था जब भारतवर्ष में ये महान हस्ती हुई थी, और उस समय धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र हो रहा था। उसी समय तमिलनाडु के रामनाथपुरम राज्य में राजकुमारी वेलू नचियार का जन्म हुआ। अब ये तो वर्ड फेमस है ना कि राजकुमारी हैं, तो उनका बचपन राजमहल में गुजरा था। और उसके साथ ही ऐसा नहीं कि सिर्फ राजमहल में गुजरा और वो पलंगों पर रहीं, बल्कि इसके साथ साथ युद्ध क्षेत्र के लिए भी उनकी विधिवत शिक्षा हो रही थी। और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी के साथ ही मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। अरे वाह, बहुत प्रतिभावान और बहुत तेज बुद्धि की थी, क्योंकि युद्ध कला के साथ ही साथ वो जो उनका बौद्धिक विकास था वो भी बड़ी तेजी से हुआ। और बहुत कम समय में ही उन्होंने अपनी मातृभाषा के साथ, जो कि तमिल थी, उसके साथ ही साथ उन्होंने फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू भाषाएं भी सीख ली। क्या बात है। उनका विवाह शिवगंगा के राजा मुधुवादुगनाथ पेरिया उदयाई थेवर से हुआ था, और उस समय वो 16 वर्ष की थी। रानी वेलू नचियार राजकाज में अपने पति के मित्र, सलाहकार और भरोसेमंद सहयोगी बनी, यानी कि एक सच्ची पत्नी के रूप में रही। और कुछ समय बाद, विवाह के बाद, उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने वेलाची नचियार रखा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना पूरी तरह से आ चुकी थी भारत में, और दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो आरकोट के जो नवाब थे वो कंपनी का स्वीकार कर चुके थे वर्चस्व, और उन्हीं को साथ में मिला के कंपनी के सिपाहियों ने शिवगंगा पर हमला किया। बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ और बहुत सारे सैनिक मारे गए। शिवगंगा के राजा थेवर भी कंपनी की फौजों का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर रानी वेलू नचियार किसी तरह से दुर्ग से बच निकली, और साथ में उनकी बेटी भी थी। बचते हुए उन्होंने हैदर अली को सहायता के लिए पत्र लिखा। हैदर अली ने रानी की सहायता की, जिससे रानी ने सेना का गठन किया। और फिर उन्होंने अलग से एक स्त्री सेना भी बनाई उस जमाने में, सोचो जरा, जिसे वो खुद प्रशिक्षित करती थी। 8 साल लगाए उन्होंने
8 साल लगाए उस सेना को पूरी तरह से लैस करती रही, वो तैयार करती रही, अलग अलग तरह की तैयारियां करती रही, शस्त्र अस्त्र, और इसके साथ ही साथ जो हथियार जुटाने वाली जो एक मशक्कत करनी पड़ती थी, वो सब उन्होंने मुश्किल था ना। और फिर जब एक खास समय आया तब रानी वेलु नाचियार को लगा कि अब यही सही समय है, और उस वक्त उन्होंने हमला किया और शिव गंगा दुर्ग जो कि दुश्मन के हाथ में चला गया था, उस पर उन्होंने वापस अधिकार जमाया। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने वहां पर 10 साल तक बहुत कुशलता से शासन किया। देखो राजुल, यही तो हम कह रहे थे ना कि धैर्य की जो बात है, यहाँ पर उन्होंने जब परिचय दिया धैर्य का, जब सही समय आया तब उन्होंने हमला किया, तब जाकर वो 10 वर्ष तक उस पर राज्य कर सकी, यानी कि अपना उन्होंने दुर्ग वापस लिया और अपनी बेटी को राज्य सौंप कर फिर 1796 में रानी वेलु नाचियार ने संसार से कूच कर दिया। वीर रानी वेलु नाचियार ने कठिनाइयों को परास्त कर अपनी जनता का दिल जीता था। ये बहुत बड़ी बात थी कि इतनी मुश्किल थी, और उस समय जब उन्होंने दुर्ग छोड़ा था, जब अपनी जगह गद्दी छोड़ी थी, उस वक्त उनके पति का देहांत हो चुका था और वो बिल्कुल असहाय थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सहायता जुटाई और सेना तैयार की और फिर शासन भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि जनता का दिल जीतना, उनके दिल में अपनी जगह बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी का परिणाम है कि आज भी उन्हें याद किया जाता है और उनके ऊपर कई संगीत रूपक बने हैं। उसमें बड़ी उनकी कहानी बड़े सम्मान से सुनाई जाती है, संगीत नाटिकाएं हैं, कई उनका मंचन भी होता है। हाँ। यानी कि मंच पर दिखाई जाती है। और सन 2008 में उनके नाम का एक सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया गया उनकी याद। अच्छा बुआ, ये बात तो है कि जैसे देश के लिए अपने आत्मसम्मान के लिए, देश और अपने आत्मसम्मान के लिए जो लोग इस तरह से डट कर खड़े हो जाते हैं, उन्हें सफलता तो मिलती ही मिलती है। उनका नाम कितने सम्मान से, कितनी श्रद्धा से उनका नाम आते ही हमारे सर झुक जाते हैं। सर झुकना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो जिस समय किया, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तब इतना रोमांच हो रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं था। हमें गर्व होता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसको करना और उसको जीना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा होता है। तो हम उन्हें बार बार उनके लिए नतमस्तक होते हैं, उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। वाकई अपने वतन से अच्छा तो कोई वतन नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। और अपने देश से, अपने देश की मिट्टी से और अपने देश की हर चीज़ से प्यार करना हमारी वैसे जज्बा तो होना ही चाहिए। अगर ना समझे तो ड्यूटी तो समझनी ही चाहिए। बिल्कुल, अपनी जड़ों से जुड़कर रहना ही तो जिंदगी का जो सही अर्थ है वही समझाता है। और जो जुड़े रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं भाई। लेकिन ऐसा है ना कि ये जो तरबूज खरबूज खाने का मन कर रहा है। तरबूज खरबूज खाए क्या आप? अगर हम लोग तरबूज खरबूज अभी खा लेंगे तो फिर आप कहेंगी कि अब चाय का समय फिर आप जल्दी से हो जाएगा। तो हम तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन खाने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही जिद करते हैं, हमारी भी जिद है कि आज हमें पहले तरबूज खाना है। तो ठीक है, तरबूज खा लेते हैं हम। क्यों? तरबूज खाएंगे। हाँ। और बड़ी जल्दी मान गई तुम आज तो अब बुआ है ना, बुआ की बात तो माननी पड़ेगी ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने भाई पहले कहा था तो इसलिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। भाई राजू आज इतना बड़कपन दिखा रही है तो हम मान लेते हैं कि कहा कि नहीं कृष्णा सोबती जी के बारे में पहले बताएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले वही उन्हीं की बात कर लेते हैं, तरबूज बाद में खा लेंगे। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदी जो हमारे कथा साहित्य है ना राजुल, मतलब इसमें ताजगी भरने वाली एक सशक्त रचनाकार कृष्णा सोबती, जिनके बारे में भाई हम बात करने वाले हैं, मतलब तो बेमिसाल है। इनकी लेखनी का तो जवाब ही नहीं है। बिल्कुल बेबाक लेकिन बेहद सुघड़ लेखनी की स्वामिनी है कृष्णा सोबती। उन्होंने परंपराओं में संजोई और इतिहास में समाई उन कहानियों को तराशा है जो जिंदगी के बेहद करीब हैं। उनकी कहानियां पढ़ते हैं तो एक कालखंड जो है हमारी आंखों के सामने लहराने लगता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ उनकी भाषा भी वैसी होती है। हाँ, क्योंकि इनकी लंबी कहानियों की श्रेणी में उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। जैसे कि मित्रों मरजानी जो 1966 में उन्होंने लिखी, और यारों के यार, तिन पहाड़, ए लड़की, जैनी मेहरबान सिंह, और भी तो है ना कोई, डार से बिछुड़ी, ये भी उनकी लंबी कहानी है। और उनका जो कहानी संग्रह है वो बादलों के घेरे के नाम से प्रकाशित हुआ है।
क्या बात है। और इस तरह से ऐसा नहीं है, जैसे कि मित्रो मरजानी की अगर हम बात करें तो उसमें जो मित्रो एक अभूतपूर्व चरित्र इन्होंने लिखा है जिस तरह से, उसके लिए उन्हें खुद लगता है जैसे राजुल्ला कि बहुत बेबाक और बहुत सशक्त होना पड़ा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये चरित्र शायद इससे पहले उपन्यास में नहीं लिखा गया, चित्रित नहीं किया गया। हमारे समाज में, हिंदी समाज में जरूर था, हमारे समाज में था, है भी और रहेगा भी लगता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चित्रित करने की हिम्मत जुटाई वो सिर्फ शायद कृष्णा सोबती जी कर सकती थी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। उनकी लेखनी में हमें इसी तरह के चित्र दिखाई देते हैं, क्योंकि आस पास के जो होते हैं चरित्र वही उनकी किताबों में नजर आते हैं। जैसे डार से बिछुड़ी जो लंबी कहानी है, ये 1958 में प्रकाशित हुई थी, और इस किताब की भूमिका में उन्होंने कहा कि एक रात मेज पर बैठी थी कि कोई चुपके से कान में दोहरा गया, जिए जागे सब जिए जागे, उलाहने शिकायतें सब जिए जागे। क्या बात है। उलाहने शिकायतें दुख दर्द कड़वाहट भुलाकर कौन कह रहा था कि सब जिए जागे। ये पाशों की आवाज थी, शायद वही लड़की जो उस शाम करजन रोड पर चलते चलते मुझे शाह आलमी में दिखी थी। पाशो डार से बिछुड़ी कहानी की नायिका है। अपने आसपास हमने जैसे कहा था ना कि उन्हीं से पात्र चुनते हुए वो दिल को छू लेने वाली कहानी कहने का ये जो फन है, इसमें माहिर हैं कृष्णा सोबती, और उन्होंने समय को बड़ी तेजी से बदलते देखा। उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925 को, और 1947 के बाद वो परिवार के साथ दिल्ली आकर बस गई और फिर साहित्य सृजन करने लगी। भाई उनके तो कहना चाहिए ना कि लेखनी का तिलिस्म एक तरह से था कि एक सब तिलिस्म रच देती थी कि सब लोग उसमें बंध जा जाता था, है ना। एक तो कोई भी रचनाकार होता है तो उसकी सबकी अपनी एक खास अदा होती है लिखने की, वो इनकी भी अलग थी। कहानियों और उपन्यासों के सृजन में साधना रत कृष्णा सोबती, जैसा कि हम कह रहे हैं ना कि एक उनकी कलम में जो जादू था वो अलग ही था। इस कलम से उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा ये बड़ी ख़ास इनकी रचना है, दिलो दानिश, समय सरगम, और गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान जो निजी जीवन को छूती औपन्यासिक रचना है इनकी। 1980 में उन्हें जिंदगी नामा के लिए, जैसा आपने कहा था, बहुत खास रचना है और बहुत खूबसूरत उपन्यास है ये, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो कि अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। बिल्कुल। और ये जो कहना चाहिए कि जो चलने की इनकी जो प्रक्रिया थी, सृजनशीलता थी, यही नहीं रुकी, बल्कि जब जैसे ही उनका ये रचना संसार बढ़ता रहा तो पुरस्कार बढ़ते रहे, और सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनके सतत योगदान के लिए, और ये मिला इन्हें 2017 में, है ना। और इसके अलावा उनकी जिनमें हम हशमत, सोबती एक सोहबत, शब्दों के आलोक में, सोबती बैत संवाद, मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, ये सब उनके विचार संस्मरण हैं। हाँ। जो कहानी और उपन्यास के अलावा उन्होंने लिखे। और इसके साथ साथ उन्होंने बुद्ध का कमंडल लद्दाख नामक यात्रा संस्मरण भी लिखा है। यात्रा संस्मरण यानी जब हम कहीं यात्रा पर जाएं और अपनी जो यादें संजो लेते हैं, और साहित्यकार जब संजोता है तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। तो इन्होंने वो भी लिखा है। और 25 जनवरी 2019 को हिंदी साहित्य की साधिका कृष्णा सोबती संसार से हमेशा के लिए विदा हो गई, लेकिन अपनी रचनाओं के रूप में हमेशा अमर हैं और रहेंगी। अच्छा रेणु जी, उनकी बुआ, उनकी कहानी है एक बादलों के घेरे में, उसमें एक कहानी है बहनें। उसका सुनाओ। उसका एक हम आपको अंश छोटा सा पढ़कर सुनाते हैं। जरूर। दूर कहीं मुर्गे ने बाग दी, रात बीत गई थी, बड़ी की दृष्टि अचानक मुड़ी द्वार की ओर गई, और जब लौटी तो डबडबा कर अंधी हो गई थी। दोनों बहनों को गोद में भरकर फफक कर रो पड़ी। बचपन साथ साथ एक ही माँ की गोद में बीता था, पर समय की लंबी अवधि ने उनको कितना दूर कर दिया था। अब एक दूसरे का दुख सुख नहीं बता सकती थी। एक ही झोली में तीनों के आंसू गिर रहे थे, पर ये अब सब क्षण भर सा फिर उन्हें बिछुड़ जाना था। कितनी देर के लिए कुछ पता नहीं। जो का लंबा बिछोह तीनों बहनों के सिर पर झूल रहा था। एक माँ की बेटियां, अब वो एक नहीं, उनके घर एक नहीं,
उनके प्यार के नाते एक नहीं। वे तो जैसे एक ही घर आंगन में उठकर अलग अलग किनारे पर जा लगी हैं। बहुत मन को छू लेने वाला। बहनों की ये बात जब मिलती है तो ऐसा ही कुछ होता है ना। बिल्कुल, ये बात तो है। कितनी सारी यादें ताज़ा हो जाती है। बिल्कुल, एक संदूक हो जाती है यादों की। नगमे शिकवों के बीच में बुआ एक बात ये है कि जो तरबूज आप काटती थी जब ये तुम प्लेट में ले भी आई, इसीलिए तुमने उस समय नहीं शुरू किया था। भाई श्रोताओं, हम बता दें, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि भाई राजुल हमारा ख्याल बहुत रखती हैं, और इस समय इन्होंने जब इस गाने से पहले हमने कहा था तो इन्होंने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि इस गाने के बीच में ये कहाँ से ये प्लेट में काट पीट के ले आई बड़े सलीके से। खरबूजा, तरबूज, क्या बात है भाई। अभी पसीना बहाती जब गर्मी होती है और दोपहर का वक्त होता है तो कितना खुशनुमा लगता है सामने प्लेट हो। इस समय तो ऐसे ही लग रहा है, मजा आ गया भाई। ये हरे रंग के छिलके वाले तरबूज, उसमें अंदर ये लाल लाल और सफेद, उसके बाद जो हल्की सी जो उनकी रेख है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, मजा आ गया भाई। कार्यक्रम के बाद इसको जरूर खाएंगे और हमारे सब साथी जरूर खा रहे होंगे आजकल के मौसम में। भले तपती दोपहरी हो या ना हो, मौसम है तो भाई खाते तो हैं, क्योंकि इसमें 97% तक पानी होता है। हाँ, है ना? अच्छा खासा पानी की मात्रा होती है। और खरबूजे और तरबूज ये दोनों ही आपको ठंडा रख देते हैं, एकदम ठंडा ठंडा कूल। क्या बात है। मतलब फाके जो लाल तरबूज की हो तो भी लगता है जैसे ठंडक मिल गई ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों ही गर्मी के इस मौसम में तो बाहर लेकर आते हैं फल, ठेले पर हो, दुकान में हो, जगह जगह हो, रौनक आ जाती है देखते ही। लेकिन भाई वहीं एहतियात रखें कि बाजार का कटा हुआ ना खाएं, बल्कि बाजार में तो आजकल निकलना ही नहीं है। हाँ। लेकिन वैसे भी जब ले आए और लाके फिर आराम से खाएं। खा ही रहे होंगे, बता नहीं रहे हमारे श्रोता, है ना। बिल्कुल। वैसे बुआ, पहले जिसने खरबूजा या तरबूज उगाया होगा, उसको शुक्रिया कहने का दिल चाहता है। हाँ, तो इसके लिए तो जोधपुर का है, जोधपुर में एक गाँव है ना, कौन सा गांव था, मोकडिया गांव, वहां पर ही शायद पहली बार उगाया गया था इसको, और वहां पर इसे मतीरे कहते हैं। और हमारे साथियों ने लिखकर भी भेजा है कि राजस्थान से कि वहां पर बड़े मजे से ये खा रहे हैं आजकल। वही आपके प्रदेश ने उगाया है और उसके बाद धीरे धीरे फिर विश्व भर में ये फैल गया। हाँ, वैसे ये भी कहा जाता है कि जो तरबूज है ये दक्षिण अफ्रीका में, मिस्र में पैदा हुआ था। और वहां से फिर आया चलकर, और कुछ लोग इससे उलट भी कहते हैं खरबूजे के बारे में। ये कहा जाता है कि ये ईरान, भारत, यहाँ पर सबसे पहल उगाया गया था और फिर वहां से पूरी दुनिया में पहुंचा। जो भी हो, अब तो ये भारत का हो गया, तो हम तो खूब मजे ले लेकर खाते हैं। देखो भाई, ऐसा है ना कि ये जो फल है अपना जन्मदिन तो बताते नहीं है, जन्मदिन मनाते नहीं है, तो पता नहीं चलता कहाँ पैदा हुए और पैदा हुए। बस हम ऐसे ही अंदाजा लगा लेते हैं, है ना। हाँ, और ये भी नहीं, ये तो जहाँ के आते हैं वहीं के होके रह जाते हैं। हम भी इन्हें अपना बना लेते हैं और ये भी हमारे हो जाते हैं बड़े प्यार से। तो बड़े खास होते हैं, लेकिन इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे गुजरात में इसे कलिंगड़ कहते हैं, कहीं हिरमाना, हनमना ऐसा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पास मिर्जापुर साइड में ऐसा भी इसका भी नाम होता है। तरबूज तो हम कहते हैं। क्या बात है। और ऐसा ही खरबूजों का भी लुत्फ उठाने का तो मतलब क्या बात है। जैसे ही आ जाता है तो ठंडा ठंडा शरबत हो और खरबूजे साथ में, तो क्या मतलब लगता है जैसे मेहमान नवाजी पूरी हो गई। मेहमान नवाजी तो भाई पूरी होगी ना। नजीर बनारसी ने इतना ज्यादा कुछ लिख जो डाला है इनके बारे में। अरे वाह, सुना दो। अब तो बाजार के हैं जेब फिजा खरबूजे, है जिधर देखो उधर जलवा नुमा खरबूजे। क्या बात है। कंदो मिश्री की हिलावत तो अया है, लेकिन कंदो मिश्री के भी हैं होश रुबा खरबूजे। दिलकश इतने हैं कि बाजार में लेने तरबूज, गर कोई जावे तो लाता है तुला खरबूजे। क्या बात है। नाशपाती को लगाकर अगर अमरूदो अनार हो मुकाबिल, तो उन्हें गिनते हैं क्या खरबूजे। क्या बात है, क्या मतलब जलवा है खरबूजों का। सो बढ़ल लेके कटहल भी अगर आवे पक कर, अपने एक काश से दें उसको हटा खरबूजे। मतलब कटहल से भी टक्कर ले लेते हैं खरबूजे। बिल्कुल। यार आया तो कहा हमने मंगा दे लड्डू। हंस के उस शोख शकर लब ने कहा खरबूजे। क्या बात है। खिन्निया फाल से मंगवा दे, तो झुंझला के कहा पूछते क्या हो, तुम्हें कह तो दिया खरबूजे। वाह 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 वाह। हमने देखा कि इधर रगबते खातिर है बहुत,
हमने देखा कि इधर रग़बते खातिर है बहुत, हुक्म करते ही दिए ढेर लगा खरबूजे। क्या बात है। छू लिया सेब ज़क़न को तो कहा वाह चखुश, तुमने मंगवाए इसी वास्ते क्या खरबूजे। क्या बात है। अब के शफ्तालुए लब से कोई लोगे बोसा, अच्छी हुर्फत को लिए तुमने मंगा खरबूजे। शक्करे मेवे हों और सबको बहम पहुंचे बहुत, सो नज़ीर ऐसे तो तरबूज हैं या खरबूजे। वाह 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 वाह, क्या बात है। अंदाज खरबूज और तरबूज जो है इसका तो सच बात है कि अंदाज अलग ही है, और ये मौसम में जो अपनी रौनक बिखेरते हैं वो भी अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है, जलवा अलग है। वैसे ये जो रसीले होते हैं इनको ऐसे ही आप फल के रूप में खाएं वो तो बात ही कुछ और है। इसके साथ साथ इनके बहुत सारे रेसिपीज भी होती हैं, अलग अलग रूपों में खाने की प्लेट सजा देते हैं। जैसे कि खरबूजे को ही लीजिए, खरबूजे का अचार बनाया जाता है, अब लो इसका हलवा भी बनाया जाता है। क्या बात है। और खरबूजे की आइसक्रीम का तो क्या कहना। लेकिन वहीं अगर इनको बहुत छोटी छोटी फांके इसकी काट ली जाए और शक्कर मिलाकर रख दिया जाए तो बिना गैस के पास जाए, बिना फ्रिज के पास जाए, आप इसका बहुत सुंदर सा एक मीठे के तौर पर खीर जैसी कह सकते हैं, वैसे तो इसको पना कहते हैं हम लोग, वैसा भी खा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे चौकोर चौकोर इसको काट लें या कद्दूकस कर लें और उसमें शक्कर मिला के रख दीजिए, 5 मिनट में सारी शक्कर घुल जाती है और बिल्कुल चाशनी जैसी तैयार हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे भी खरबूजा खा सकते हैं। तो भाई खरबूजा तो जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो खरबूजा जो है वो प्लेट में आप जैसे ही आपका हाथ लगता है वो हाथ के द्वारा आपकी मंशा समझ लेता है और बस वो उसी रूप पे ढल जाता है। लेकिन वही तरबूज के लिए भी तो है कि उसका आजकल जैसे कि हम उसका कह सकते हैं ना कि जूस पी सकते हैं, वहीं उसकी आइसक्रीम जमाई जा सकती है। लेकिन जूस के लिए जैसे कहते हैं उसको जब छान लेते हैं उसको मिक्सी में चलाने के बाद, तो उसके बाद उसका हम एक चर्न जैसा भी बना सकते हैं, जो बचता है गूदा उसमें उसको आप जमा दीजिए फ्रीजर में रख के, थोड़ी सी शक्कर मिलाकर, चाहे थोड़ा सा पुदीना मिला दें और हल्का हल्का जमे, वो पूरी तरह से न जमे, फिर उसके बाद उसको खाइए, देखिए कितना मजा आता है। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। जी हाँ, तो ये सब जो मजेदार जो चीजें हैं उसकी हर चीज तो अच्छी है। लेकिन अच्छा बुआ, जो खरबूजे और तरबूज के बीजों से जो आप वो बनाती थी मगज के लड्डू जो होते हैं, मगज में जो है ना 5 तरीके के बीज होते हैं, तो उसमें ये भी तो होते थे। तो 2 तो यही हो गए ना सबसे महत्वपूर्ण, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मगज जो कहते हैं कि मगज यानी कि दिमाग बहुत तेज करता है, तो ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि मगज यानी दिमाग, और दिमाग तेज करने वाले ये बीजे। तो भाई ये तो कहते हैं ना कि आम के आम गुठली के दाम है। सही बात है, सही बात है। तो भाई ये दोनों फल आप सब खाएं और खुश रहें और अपनी गर्मी भगा दें। वैसे जैसे अभी कहा था ना कि उसमें खरबूजे के बारे में मुहावरे भी हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो बकायदा पता लगाया गया और ये देखा गया कि जब खेत में होते हैं ये, तो एक खरबूजा अगर एक बेल पकी और उसमें खरबूजा पका, अच्छा। तो उसको देख के फिर मतलब बहुत जल्दी बाकी के जितने उस जगह पर होते हैं खरबूजे आसपास वो पक जाते हैं। क्या बात है। तो बस यही कहा जाता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन इसका मतलब तो हम लोग दूसरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। भाई हम इंसान ना हर चीज में कुछ ना कुछ अपनी निकाल लेते हैं मतलब की चीज, तो हमने वैसा निकाल लिया है। लेकिन असली बात तो यह है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि एक अगर पक जाता है तो वो बाकी सब भी उस अच्छे कारनामे में लग जाते हैं और बाकी सब भी पक जाते हैं। तो वैसे भी कहते हैं ना कि वो मतलब इस तरीके की चीजें जो है अच्छी चीजें हमें ले लेनी चाहिए। और खरबूजे की जो नरमी होती है उसके बारे में भी तो कहा जाता है कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना तो खरबूजे को ही है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, तो आप भी खाते रहें और खुश रहें, है ना। अच्छा बुआ, खरबूजे से जुड़े किस्से भी तो कितने सारे हैं। कौन सा वाला सुनाने वाली हो ये बता दो। जैसे कि एक बार जो बादशाह बाबर थे, जब वो युद्ध के दौरान बाहर थे, सुनाओ याद है आपको? नहीं, हमें क्यों याद रहेगा, हम उस जमाने में थोड़े हुए थे। ठीक है बुआ है इसका मतलब थोड़ी मतलब हम मतलब अकबर के समय और बाबर के समय की बात करोगी तो हमें याद रहेगा, है भाई। देखो ऐसा ही है, नर्म नाजुक खरबूजा जो है ना बादशाहों का भी दिल जीत लेता है। वही जैसे बाबर वाली जो बात तुम बता रही हो हम समझ रहे हैं। युद्ध के दौरान काफी दिनों से वो अपने वतन से बहुत दूर रहे। होता ही था, युद्ध के लिए बाहर जाते थे, फिर इतने वाहन तो थे नहीं कि गए और
से उड़े और गए और चले आए। तो चले जाते थे। एक दिन उन्हें खुश करने के लिए, भाई जाहिर है कि वतन से दूर थे तो उन्हें वतन की याद आ रही थी, तो अब लोगों ने सोचा इन्हें कैसे खुश किया जाए, क्योंकि युद्ध का माहौल तो आप सब जानते हैं कि कितना होता है, मन दुखी करने वाला होता है। तो बस किसी ने खरबूजे ला कर दिए और बस उनकी खुशी से उनकी आंखें एकदम भर आई। तो बस एक खरबूजा ऐसी चीज है, तरबूज ऐसी चीज है कि अगर आपको अपने देश का मिल जाए बस मजा आ जाता है। मजा आ जाता है और बिल्कुल अपने वतन की याद दिला देता है। बुआ, आप क्या बता रही थी? तरबूज को और भी बहुत सी जगहों पर कुछ कुछ कहते हैं। अरे हम नहीं कुछ बता रहे थे, हमारे मित्र लिखकर भेज रही हैं कि कलिंदर कहते हैं। तो इनके सब लोग अपनी अपनी जगहों को ना बड़ा अपना अपना बना लेते हैं, तो हमें बड़ा अजीब लगता है। जैसे कहते थे हमारे बिहार में बड़ी गर्मी पड़ रही है, हमारे गुजरात में। भाई हम तो कहते हैं हमारा गुजरात है, आपका मुंबई होगा, है कि नहीं? और क्या, हमारा तो सारा भारत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे थोड़ी अपने कि हम कहते हैं कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ में तो भाई हमारे यहाँ भी कलिंदर कहते हैं, और आप कहती हैं तो हम भी फिर से कहने लगे, हम भी कलिंदर कह देंगे तरबूज। आज कलिंदर कह के ये तरबूज खाया जाए, है ना? हाँ बिल्कुल, अब तो खाएंगे, हम कलिंदर खाएंगे। बिल्कुल, आज हम कलिंदर खाएंगे, फिर किसी दिन हिरमाना खाएंगे, किसी दिन कुछ और खाएंगे। तो भाई ये सारी चीजें हैं, और हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है। ये तो वर्ल्ड फेमस है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके की बातें होती हैं और जो बात वो इतनी विविधता है शायद ही कहीं होगी। लेकिन इसमें एक जरूरी बात जो है, इसके लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बुआ, कुछ लाइनें हैं हमारे सामने। हाँ, बहुत सुंदर वाली हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता है, नीड़ का निर्माण ना। बहुत सुंदर। वो आप पढ़िए। लो देख लो जरा सा, आज ये फरमाइश और फरमाइश किए जा रही हैं। नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर वो उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात सा दिन हो गया फिर। रात आई और काली, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। लेकिन रात के उत्पात भय से, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। किंतु प्राची से उषा की, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर मोहिनी मुस्कान फिर वाह। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर वाह। तो बस ये जो आपने कहा था ना कि धैर्य वाली बात, ये तभी होता है, तभी जो काली रात के बाद सुबह देखने की जो एक अंदर ताकत बचती है, वो तभी बचती है जब धैर्य होता है। हाँ बिल्कुल, धैर्य तो रखना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना कि अमावस के बाद फिर पूर्णिमा आती है, और हमारे यहाँ शायद जब महीना शुरू होता है इसीलिए पहले अंधियारी पाख आती है और फिर उजियारी पाख, यानी कि कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष, और इस तरह से चलता है दिन। भाई ये तो हम नहीं केवल कह रहे हैं, ये तो हमारे सब श्रोता भी बार बार यही कह रहे हैं। फिर देखो इन्होंने कहा कि गुजराती में कहावत है, वैसे इन्होंने लिखा है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल हम नहीं कहने वाले, क्योंकि हम कह रहे हैं हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है, धीरज का न फल मीठा, धैर्य के बाद मिली सफलता हमेशा। हाँ, ये कह रहे हैं धीरज ना फल मीठा, यानी धीरज का फल मीठा, ना मतलब का। धैर्य के बाद मिली सफलता हमेशा आनंदमय होती है, और इस कोविड की परिस्थिति में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि न सिर्फ बीमारी को लेकर, न सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर, बल्कि और भी बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर चिंताएं हैं। जैसे कि हम एक चीज यही देख रहे हैं बुआ, आजकल जैसे बच्चों की पढ़ाई, जिनके एडमिशन अब होने वाले हैं, उनको लेकर माता पिता के अंदर बहुत एक भय है, और बच्चों के अंदर उतनी ज्यादा चिंता है। अब लो कर लो बात भाई, जब पता है कि मतलब परीक्षा है जैसे, या कुछ भी नियम बनेगा, कोई नीति बनेगी इस परिस्थिति को देखते हुए बड़ी, क्योंकि ऐसी स्थिति ना कभी आई है और न तो हम इसके लिए तैयार थे। तो अब जो भी नीति बनेगी, जो भी निर्णय होगा, उसके लिए तैयार रहिए। और जो होगा सबके साथ होगा, और जब हम ये सोच लेते हैं कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो एक आसपास उस तरह की तरंगे बन जाती हैं, और फिर वो तरंगे आपको
सकारात्मक दिशा की ओर ले जाती हैं, और तरंगे जो होती हैं हमेशा ऊपर की ओर उठाती भी हैं, बिल्कुल डूबने नहीं देती हैं ना। और इसके साथ साथ एक बात और है कि कहीं सुना ही था हमने, भाई हम तो सुनी हुई बात करते हैं, लेकिन हाँ मजेदार लगती है और अच्छी लगती है तो गांठ भी बांध लेते हैं। जैसे कि अगर ये जो समस्या है परीक्षा वाली बात कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर हमें पता है तो भी निश्चिंत रहें, और अगर नहीं पता है तब भी निश्चिंत रहें ना, भाई क्या करना है कि नहीं। बिल्कुल दोनों स्थिति में तो यही है कि चाबी तो हमारे हाथ में है ना, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और चाबी की जब बात आ रही है तो हमारे साथी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, धैर्य खजाने की चाबी, दरअसल खजाना क्या है। धैर्य खजाने की चाबी, दरअसल खजाना क्या है। खजाना है हमारा जीवन, खजाना है हमारी जीवन शैली, खजाना है हमारा कर्तव्य और हमारे कर्म, खजाना है जीवन जीने का ढंग, और इन सब में धीरज अर्थात धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य सहनशीलता की परीक्षा भी लेता है, और धैर्यवान व्यक्ति हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होता है। अगर आपने थोड़ी भी हड़बड़ी की तो गड़बड़ी हो जाएगी। दरअसल आदमी के पास आज टाइम होते हुए भी टाइम नहीं है, और इसी उधेड़ बुन में वो अपना धैर्य खो बैठता है, जिससे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो हमें जिंदगी की पटरी को सही दिशा में लाने के लिए धीरज रूपी इंजन की जरूरत है। तो भाई इन्होंने इसे चाबी भी बता दिया और इंजन भी बना दिया, पर लगा लीजिए इसको अपनी जिंदगी में। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ खजाने की चाबी नहीं बल्कि जीवन के इंजन की भी चाबी है। बिल्कुल। जब भी ऐसा होता है कि ऊर्जा चुकने लगती है तो बस ये धैर्य जो है वो ईंधन का काम करता है। हमारी एक और साथी ने लिखा है, आपत्तिग्रस्त होने पर भी सत्यता से प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। प्रयत्न की महिमा को जो जान जाते हैं वही प्रतिष्ठा के हकदार होते हैं और कामयाबी का आनंद लेते हैं। विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांत चित्त होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। क्या बात है। तो भाई अगर आप धैर्य रखते हैं, तो अगर धैर्य खो बैठते हैं तो समझिए अपना आपा खो बैठते हैं। हाँ। और कहीं आपा खोया तो बस आप खो गए समझिए। बिल्कुल, है ना। और धैर्य का एक बहुत हमें बुजुर्ग बताया करते थे, दादी हमारी कहा करती हमने थी। तो नहीं बताया था आपकी हमारे भी बुजुर्ग ना। हाँ, बस ये स्पष्ट कर दिया करो, नहीं तो वो कहा करते थे, लेकिन बुआ आप तो बिल्कुल अपनी सारे बहुओं से, बेटियों से, सबसे आप दोस्त जैसी रहती हैं, तो आपसे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती। हम लोग तो बुजुर्ग कहने में भी आपको शर्माते हैं। बिल्कुल सही बात है, केवल बाल ना देख कर बोल दिया करो कि बुजुर्ग बुजुर्ग है ना। ठीक है, सफेद हो गए, पक गए, बस इसका मतलब नहीं। हाँ, तो बुजुर्ग बताया करते थे कि जैसे अगर कभी भी किसी चीज को लेके मन अगर उद्विग्न हो तो या गुस्सा आए या कुछ ऐसी मन में डावाडोल मचे तो 3 मिनट तक सोचो। क्या बात। 3 घंटे तक सोचो, 3 दिन तक सोचो, 3 महीने तक सोचो, और फिर जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ उसका परिणाम नजर आएगा। तब तक कोई कार्यवाही मत करो जब तक कि तुम पर्याप्त इंतजार ना कर लो। तो प्रतीक्षा के बाद स्थिर ना हो जाए। हाँ, आपका मानसिक स्थिति जो है वो स्थिर ना हो जाए। हाँ, वाह क्या बात है। देखो यही तो हम कह रहे हैं, ये भी यही कह रही हैं। धैर्य कितना सरल शब्द है, मगर धैर्य रखना बहुत कठिन। कुछ क्षण में तो ये असंभव होता है, पर हाँ धैर्य रखते हुए ही बातों और चीजों को संभाला जा सकता है। तो अब ये बताओ कि ये कठिन है कि मुश्किल। हम तो कहेंगे भाई बड़ा आसान है, जब जिससे काम सध जाए और वो चाबी अगर आपके हाथ में आ जाए जिससे हर ताला खुल जाए, तो उसके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल, जो लोग धैर्य धारण कर लेते हैं उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो लेकिन वही बात है ना कि जब मन एकदम ऐसा हो रहा हो कि सामने वाले के ऊपर एकदम टूट पड़े, फट पड़े उसके ऊपर, उस वक्त भी आपको चुप लगा के अगर मुस्कुराने की आदत है, तो समझ लीजिए कि आपने धैर्य में डिग्री हासिल कर ली है और वो धैर्य आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। अरे भैया, तो यही तो हम कह रहे हैं कि डिग्री हासिल करो ना, किसने मना किया है भाई। है कर लिया का क्या मतलब, अब करिए। अभ्यास से होती है और क्या। तो आज से धीरे 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 करके जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो अपने आप से कहते रहना है कि अभी नहीं बोलना है, अभी कुछ देर चुप रहना है और उसके बाद फिर कुछ जो प्रतिक्रिया देनी है, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया जो है वो अधैर्य की निशानी है।
हाँ, तो भाई लेकिन ये जो बात है ना, एक बात और है, जैसे तुमने कहा कि मुस्कुरा लो, है ना, अंदर से आप जब मुस्कुराएंगी तो आपकी जो धैर्य आ जाएगा अपने आप सोचें कि इस परिस्थिति जो भी सामने है, जाहिर है धैर्य उसी समय रखना पड़ता है जब स्थिति हमारे विषम हो, यानी हमारे अनुकूल ना हो। तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में आप थोड़ा मुस्कुराइए, सोचिए कि आपकी फोटो खिंच रही है और मुस्कुरा दीजिए। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि आप मुस्कुरा रही हैं तो अब जैसे राजुल अभी मुस्कुरा रही हैं तो हम सोचें कि कुछ विपरीत परिस्थिति है, ऐसा नहीं है। कभी कभी वैसे भी हंसा जा सकता है। हम तो याद करके मुस्कुरा रहे हैं बुआ आपकी बात कि जब आपने आज ये बात आप कह रही हैं, लेकिन ऐसी कितनी परिस्थितियां आई हैं जब आपने ऐसे ही मुस्कुराते हुए एक बहुत विस्फोटक परिस्थिति को काबू में किया है। भाई करना ही पड़ता है, बड़े बुजुर्गों का काम है। लेकिन ये है कि अब ये सारी चीजें आप लोग अभी से सीखेंगे तभी तो पूरी जिंदगी इसका मजा लेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। तो भाई सिर्फ प्यार में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी थोड़ा धीरे धीरे चलने की सीख दी जाती है। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही तो बात है। समय आने पर ही होगा। अच्छा, फल की बात हुई है तो बुआ हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या? कुछ दिन पहले तरबूज को काट के उसके छिलके का कटोरा बना के मेरा लड़का मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, पापा देखो मैंने नई कैप ली। भाई देखो आजकल का जो दुकानें नहीं खुल रही है ना, तो ये बेहतर मतलब उसने कितना अच्छा रास्ता निकाल लिया। हाँ, नई कैप, रचनात्मकता है बच्चे के अंदर बहुत। वैसे बच्चों का के अंदर बहुत तेज दिमाग भी होता है। लेकिन एक मिनट देखो, इसमें यही तो हम कह रहे हैं ना कि देखो ये जो तरबूज की बात हो रही है, इसमें भी 2 तरह के होते हैं। गाढ़ा हरे रंग का होता है और एक उसमें हल्के हरे रंग का होता है, उसमें गाढ़ी गाढ़ी धारियां होती हैं। तो अगर गाढ़ी हरी धारी वाला जैसे है उसकी तो टोपी बड़ी सुंदर लग रही होगी। और हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है कि जो हम रोज खाते हैं और इसमें जो धारी वाला होता है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो ये सारी बातें हमारे साथी लिखकर भेजे। हमें तो वो रंग ध्यान आ गया और लग रहा है कि वो अगर ऐसे तरबूजी रंग के कपड़े भी तो लोग पहनते हैं कि जो छिलके के रंग का कपड़ा दिखाइए, या कहेंगे कि जो अंदर गूदा होता है उसके रंग के, वो तरबूजी रंग हमने लिया है। तो क्या मतलब है बच्चों का कपड़ा खरीदते समय इतना ध्यान रखा जाए? अरे बच्चों का कपड़ा खरीदना कोई आसान बात है? तो क्या क्या ध्यान रखा जाए बताना शुरू कर दो बस। भाई बच्चे तो अपने मन के होते हैं और अक्सर अगर आप हम दखल अंदाजी कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि उनके लिए कपड़े कौन से सही रहेंगे। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा टाइट कपड़े या बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े लेते हैं जो कि उनको आरामदेह नहीं लगते, कसने लगते हैं। तो फैशन के हिसाब से बच्चों के कपड़े जब अगर हम चुनने जा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि उन कपड़ों में बच्चों को आराम भी मिले, क्योंकि बच्चे खेलते भी हैं, बच्चे बाहर जाते हैं और बहुत उछल कूद भी करते हैं। तो उन कपड़ों को पहनने के बाद बच्चों को आराम लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे तंग आ जाते हैं और कहते हैं अब ये हमें नहीं पहनना है। ये बहुत कसता है। यही तो हम कह रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि पहनने के बाद आराम मिले। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जब पहनाने लगो तो उनके हाथ पांव सब टेढ़े मेढ़े करने पड़ते हैं। वो तो बच्चे देखते ही दूर से भाग जाते हैं, कपड़ा पहनना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे कपड़े भी देखें कि पहनाते समय तो बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि कभी गला बहुत छोटा होता है, हम बच्चों से कहते हैं खड़े रहो, उसको खींचे पड़े हुए हैं, उसमें उनकी गर्दन मतलब सिर फंस जाता है। या कभी कभी अगर बच्चियों की हम बात करें तो उनके जैसे फ्रॉक होते हैं, तो जहां से घेर शुरू होता है अगर वहां के बाद थोड़ा सा अगर नहीं खुला है तो आप पहनाने में मतलब बिल्कुल बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, मम्मियों के भी छूट जाते हैं। तो भाई ऐसे कपड़े न खरीदें। और अस्तर आदि जैसे लगा है कपड़े में तो देख लें कि अस्तर बहुत कड़ा तो नहीं है। ऐसा नहीं है बाहर का मुलायम देख लिया अंदर नहीं देख रहे हैं, है ना। अच्छा बुआ, आपने बात बताई तो एक नन्ही बच्ची से मेरा साबका पड़ा, उसकी माँ ने बताया कि उसको गुलाबी रंग बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो जितने भी कपड़े खरीदती है उसमें गुलाबी रंग चाहिए उसे। तो उसने एक बार अलमारी खोल के दिखाई, कहा कि इसके अलावा इसके पास कोई दूसरा रंग ही नहीं है। और इसको बहुत समझाया जाता है कि और रंगों के कपड़े भी पहनो, अच्छे लगेंगे तुम पर, लेकिन ये सिर्फ गुलाबी रंग के पीछे पड़ी है। अच्छा। तो भाई अब ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? भाई देखो ऐसा है ना कि उन्हें गुलाबी रंग पहनने दें, हो सकता है कुछ समय के बाद उनकी पसंद बदल जाए। तो रंगों के मामले में जो है उसमें तो बच्चों के मन का रहने देना चाहिए, है ना। और क्योंकि बच्चे बच्चे हैं और गुलाबी रंग तो बच्चों का ही रंग माना जाता है ना। बड़ा सा देखने में बड़ा नाजुक सा, कोमल सा, मन को खुश करने वाला रंग होता है गुलाबी। वैसे भी नाम होता है बेबी पिंक, अपने आप में एक रंग का नाम ही है बेबी पिंक। तो वो पहनने दें। खासतौर से राजुल एक बात और है कि जन्मदिन जब होता है बच्चों का या कोई खास अवसर होता है तब बच्चों को हम ऐसे कपड़े पहना देते हैं
कि खुद उनका जन्मदिन, और ख़ास तौर से अगर उनका पहला जन्मदिन है या दूसरा, यानी 1 वर्ष के हैं या 2 वर्ष के हुए हैं, तो उन्हें बहुत भीड़ भाड़, कुछ बच्चों को पसंद होती है, कुछ को नहीं, और हम उन्हें नया नया कपड़ा पहना देते हैं। और ख़ास तौर से अगर ये गर्मी का मौसम हुआ या बारिश के बाद वाली गर्मी हुई, बच्चा, बस बच्चों के लिए तो वो सज़ा हो जाती है। उनका जन्मदिन क्या, बिल्कुल क्या कहना चाहिए, जानलेवा हो जाता है, रोना दिन बन जाता है, रोना दिन बन जाता है। तो भाई ऐसा करें कि उस समय भी उनकी पसंद का कपड़ा पहनाएं उन्हें, न कि आप अपनी पसंद का कपड़ा पहनाएं। बिल्कुल। तो चयन करते समय जो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या क्या ख्याल रखें, वो तो ये कि आप उसका कपड़ा देखें कि मुलायम है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिंथेटिक है तो आप उसको गर्मी लगे, या सर्दियों में आपने सिंथेटिक पहना दिया, या ठंड के दिन में ऐसा ऊनी कपड़ा अंदर पहना दिया कि वो काट रहा है, उसको चुभ रहा है ना। और या ऐसा तो टाइट फ्रिल है या कहीं स्मोकिंग है, तो वो सब भी कभी कभी बच्चों को बहुत परेशान करती है। और बुआ एक बात और देखी है कि जैसे बहुत से लोग जब बच्चों के कपड़े खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि महंगा कपड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, बच्चे तो बढ़ते बच्चे हैं अभी तो वो, और बच्चे इतने नाराज मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे कई बार कि ये बड़ी लेकर आई है फ्रॉक, मम्मी पता नहीं क्यों इतनी बड़ी लेकर आई है, या ऐसी शर्ट लेकर आई है, तो जैसे लगता है कि हम किसी पड़ोसी की पहन के बैठे हैं, अपने दोस्त की मतलब मांग के पहना हुआ है। और ऐसा नहीं है राजुल कि बच्चे उस समय केवल बुरा मानते हैं, वो ताउम्र इस बात का मजाक बनाते हैं अपने माता पिता का। सही बात है। और सच बात है कि जब तक कि वो कपड़ा उनकी नाप का होता है तब तक उसकी जो रूहत है, रंगत है, वो चली जाती है। सही बात तो भैया बेहतर है कि उनके नाप का कपड़ा लें। लेकिन जो खास तौर से ये जन्मदिन वाली बात पर देखो फिर याद आ गया कि हम ये भी कहना चाह रहे थे कि महंगा कपड़ा हम खरीद लेते हैं और जरा सा कुछ बच्चों के खाने का कुछ गिर जाता है, अब जन्मदिन है, बच्चे खुश हैं, तो जरा भी कुछ गिर गया, आइसक्रीम या कोई भी ठंडा पेय पदार्थ या कोई भी खाने की चीज, बस उसके बाद बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। तो भाई ऐसा कपड़ा खरीदें ताकि बच्चे उसको खूब अच्छे तरीके से उसका मजा ले सकें, कपड़ा पहनने के बाद वो उनके लिए जेल ना हो जाए, है ना। और ये अच्छी बात है कि आपने अपने बच्चे के कपड़े बहुत संभाल के रखे हैं और आने वालों को दिखाते हैं कि ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कि ये जब 2 साल का था तब ये पहनता था, तो वो भी एक शौक हो सकता है आपका, लेकिन उस शौक के चक्कर में बच्चे का बचपन ना घोटा जाए और उसको पूरी तरीके से आज़ादी के साथ अपने कपड़ों को लेकर खेलने की, कूदने की, सब तरह की चीजों की आजादी दे दी जाए। और कुछ बच्चे तो मालूम है जैसे कि वो चाहते हैं कि उनके पैजामे भी पहने जरूर फ्रॉक के नीचे, तो अब आप कहेंगे कि अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ना करें। अगर बच्चों को फ्रॉक के नीचे पैजामा पहनने का मन है तो पहनने दीजिए उनको, बिल्कुल, है कि नहीं। उनके संग फैशन वैशन नहीं, थोड़ा बड़े होंगे समझ आएगी, जो उनका मर्जी हो वो करने दे, लेकिन हाँ आरामदेह कपड़ा होना चाहिए, सूती है, जैसा मौसम है उसके हिसाब से, ये ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बाकी चीजें गुलाबी उन्हें पहनने दो भाई। तो भाई हम तो सोच रहे हैं कि वो बच्चे की आज उसकी माँ भी ये बात समझ ले और जान ले कि रंगों के मामले में बच्चों के ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई रंग उन्हें खास पसंद आ रहा है तो उस रंग को लेके उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्या दें उसमें, देखो बहुत सारी चीजें, अगर आपको थोड़ी सी कढ़ाई आती है तो कुछ आप उसमें रंग बिरंगा काट दीजिए, फूल पत्ती बना दीजिए गाढ़े रंग से, देखिए बुआ ने बता दिया कितना। और उसके बाद नहीं हो कुछ नहीं तो आप रंग लेके पेंट कर दें, कुछ फूल फल बना दें, कुछ फल बना दें, कुछ जोकर आदि बना दें, कुछ कार्टून उनकी पसंद का बना दें, फिर देखिए वो गुलाबी कैसे रंग बिरंगा हो जाता है, सतरंगा हो जाएगा, बस मजा ही मजा। क्या बात है ना। यही तो कहते हैं बुआ के पास 2 मिनट बैठो और 4 बातें सीख कर उठो। अरे हम पूरा 1 घंटा बैठे थे आज, तो देखो पता नहीं क्या क्या सीखा तुमने। बहुत कुछ सीख लिया है बुआ, फिर बताएंगे, क्योंकि अब कार्यक्रम से इजाजत लेने का समय आ गया है। तो सभी सखियों को नमस्कार, और बुआ आपको नमस्कार। नमस्कार सभी सखियों को, राजुल नमस्ते। सखी सहेली। सखी सहेली।